आप सभी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग मई और जून का कवर करेंगे 2020 के करंट अफेयर को, जो बिहार का स्पेशल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। हमारा देखिए 5 मोर स्टेट्स यूएस इंटीग्रेटेड विथ यूटीस यानी यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेटेड विद द वन नेशन वन रेशन कार्ड प्लेटफॉर्म टेकिंग द टोटल टू 17। ठीक है, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। देखिए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के बारे में ये जो है पूरी हम लोग इसमें न्यूज़ पढ़ेंगे, है ना। इसको अगर हम टाइटल का हिंदी करें तो क्या होगा, 5 और राज्यों संघ शासित प्रदेशों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण किया, जो कुल 17 को जो है हम बोल सकते हैं 17 को अभी तक हो गया 17 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं कि बात क्या है और न्यूज़ क्या है। 1 मई 2020 की बात है और 1 मई 2020 की मैं बता सकता हूँ बात है। और उस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने 12 नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत, आप ध्यान देंगे, योजना के तहत 12 स्टेट में ऑलरेडी हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 5 और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण को मंजूरी दी, जिसमें पहले से जो है 12 राज्यों के साथ कुल राज्यों की जो है ऑलरेडी 17 राज्यों में से हो चुकी थी। अभी ध्यान देंगे, और कुछ यूटी की भी हुई थी। ठीक है, दोनों को मिला के मैं बात कर रहा हूँ, है ना। 12 एक्सिस्टिंग स्टेट्स टेकिंग अ टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूटी, यानी 17 में से टोटल 12 का हो चुका था। अब ध्यान देना आपको कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको न्यूज़ में समझनी है वो ये है कि इस योजना के तहत नए स्वीकृत राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव है ना। और एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि पहले ही सॉरी फॉर दैट 1 सेकेंड, पहले ही इस योजना यानी ये योजना 12 राज्यों में शुरू की जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में ऑलरेडी ये हो चुका है ना। ये ध्यान देंगे आप। अब सभी 17 केंद्र शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वो 1 मई 2020 से जल्द अपने क्षेत्रों में तत्परता के आधार पर एक ही क्लस्टर में सहज अंतर्राज्य राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी ऑपरेशन शुरू करें, ऐसी जो है न्यूज़ आई थी। अच्छा, अगला जो है अब हमें समझना है कि बेनिफिट क्या है वन नेशन वन रेशन कार्ड का, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा था इस गवर्नमेंट का। देखिए, इसके साथ राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFAS, है ना, NFAS के तहत 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी। वो किसी भी उचित मूल्य की दुकान FPS से अपने खाद्यान्न का कोटा बढ़ा सकते हैं और ले सकते हैं। इन 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी आप अपने सामान या फिर कहीं भी अपने सामान मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके वो कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसा जो है दिया हुआ था। अच्छा, इस कदम के पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया? देखिए, लॉकडाउन परिदृश्य के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के कार्यान्वयन के बारे में उचित निर्णय के लिए केंद्र को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 5 और राज्यों को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि समस्याओं का सामना करना पड़ा था इस चीज़ को लेकर। किस चीज़ को लेकर? प्रवासी श्रमिकों की सब्सिडी वाले खाद्यान्न को लेकर। हालांकि अब वो मिल रहे हैं, है ना, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगला अबाउट वन नेशन वन रेशन कार्ड, जून 2019 में घोषित योजना 1 जून 2020 से पूरे देश में खाद्य सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है। अब ध्यान देंगे, इसका मतलब है कि गरीब प्रवासी श्रमिक या वे लाभार्थी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत खाद्यान्न ले रहे हैं, वे सब्सिडी वाले चावल गेहूं खरीद सकेंगे। देश की किसी भी राशन के दुकान से वो खरीद सकेंगे। बस यह राशन कार्ड के अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी है, ये ध्यान देंगे। हालांकि देश के बाकी हिस्सों की अगर बात की जाए तो इस साल जून तक पोर्टेबिलिटी योजना में शामिल किया जाएगा बाकी हिस्सों में। तो इससे खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कवर किए गए 810 मिलियन में से 600 मिलियन लाभार्थियों को लाभ होगा, ये ध्यान देंगे आप। चलिए अगला हम लोग जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सुशील कुमार मोदी प्रेजेंटेड ₹2,11,761 करोड़ बिहार बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 मैक्सिमम एलोकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन। तो सुशील कुमार मोदी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिहार के बजट में 2,11,761 करोड़ रुपए पेश किए, और ज़्यादातर जो है शिक्षा के लिए इसमें शिक्षा को लेकर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, ज़्यादातर आवंटन उसी के लिए हुआ है। अब फरवरी 25 2020 की बात है, ये ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, है ना।
कि उस समय एक हुई थी, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जो बिहार सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए 2020-21 के लिए 2,11,761 करोड़ रुपए का राज्य बजट पेश किया था। और यह राज्य के वित्त मंत्री डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो उनके 11वें बजट का भाषण था। वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में प्रस्तावित आवंटन कितना था? 11,260.48 करोड़ रुपए से अधिक था, है ना। तो ये था, एक न्यूज़ भी आया था, हालांकि उस समय छाया भी था बहुत ज़्यादा। वो न्यूज़ ये था कि जो है बिहार गवर्नमेंट, है ना, बिहार टू फोकस ऑन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ₹2.11 ट्रिलियन बजट ऐसा बना था, है ना। देखिए महत्वपूर्ण रूप से बिहार का बजट 2020-21 में 8 गुना बढ़ाकर 2,11,761 करोड़ 61.49 करोड़ रुपए हो गया, जो 2004-05 में 23,885 करोड़ रुपए था। और 2012-13 को छोड़कर राज्य द्वारा 2008 और 9 से राजस्व अधिशेष बजट पेश कर रहा है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। मैंने इकोनॉमिक्स वाले सेशन में बताया भी है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP 2020-21 के लिए मौजूदा कीमतों पर 6,85,797 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, और यह 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान से 11.1% अधिक है। कुल प्राप्तियां जो हैं, कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर अगर बात की जाए तो 1,84,352 करोड़ रुपए ये जो है रुपए होने की अनुमान है। रेवेन्यू सरप्लस कितना है? तो यह 19,173 करोड़ रुपए यानी GSDP का 2.8% लक्षित है। राजकोषीय घाटा कितना है? यह 20,374 करोड़ रुपए यानी GSDP का 2.97% पर लक्षित है। पूंजीगत व्यय कितना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये 47,010 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राजस्व व्यय कितना है? यह 1,64,751 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो आवंटन में सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है अगर उसकी बात की जाए या कमी की अगर बात की जाए खास तौर पे, तो आप ध्यान देंगे कि 2020-21 में, है ना, 2020-21 में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास 8% में आवंटन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई, जबकि ऊर्जा में सर्वाधिक कमी 48% देखी गई। अब यहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन जो है, यानी सबसे ज़्यादा आवंटन राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को अधिक 35,191.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बिहार ने 2020-21 में शिक्षा के लिए कुल बजट का 19.3% आवंटित किया है। इसके अलावा सड़क निर्माण के लिए 17,345 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, और 10,000, यहाँ ध्यान देंगे, 10,937.68 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा के लिए रखे गए। तो ग्रामीण विकास यानी रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बिहार ने ग्रामीण विकास पर अपने व्यय का 12.8% आवंटित किया है, जिसमें 15,955.29 करोड़ रुपए को हम बोल सकते हैं। तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है, ध्यान देंगे, और कैपिटल पटना। अगला है, मैं मई की करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझिए आप इस बात को। ठीक है, इंडिया पोस्ट बिहार का बागवानी विभाग जो है शाही लीची और जर्दालू आम की आपूर्ति लोगों को घर द्वार पर करने के लिए भागीदारी का जो है जिम्मा उन्होंने उठाया है। ये देखिए इसका न्यूज़ है। चलिए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, तो न्यूज़ ये है कि 24 मई 2020 को डाक विभाग, भारत सरकार और उद्यानिकी विभाग, बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम की आपूर्ति लोगों के द्वार पर की है। ध्यान दीजिएगा, बिहार पोस्टल सर्किल ने अपने लॉजिस्टिक और डिलीवरी के लिए बिहार के बागवानी विभाग के साथ एक समझौता किया है। तो वेबसाइट पे जो है 25 मई तक ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा उस समय था कि ऑनलाइन फॉर्म भर के आप ऑर्डर किया जा सकता था, जिसका नाम था horticulture.bihar.gov.in, है ना। तो डोर स्टेप डिलीवरी का उद्देश्य क्या था, इस बात को पहले समझिए आप। चलिए समझते हैं पर्पस ऑफ डोर स्टेप डिलीवरी। तो पर्पस क्या था हमें देखना है। पर्पस ये था कि लीची और आम की खेती करने वालों को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के कारण बिक्री के लिए अपने फलों को बाजार तक ले जाना मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ यह पहल अस्तित्व में आई क्योंकि लोगों के बीच इसकी आपूर्ति एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी, और इसलिए जनता की मांग को पूरा करने और किसानों को बिना किसी बिचौलिए को अपना फल बेचने के लिए सीधा बाजार में जगह उपलब्ध कराना था। तो अवेलेबिलिटी की अगर बात करें, उपलब्धता की, तो आप ये पाएंगे कि शुरुआत में सुविधा मुजफ्फरपुर, पटना, है ना, के लोगों के लिए शाही लीची और पटना और भागलपुर में जर्दालू के लिए उपलब्ध होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझना है कि लीची को न्यूनतम 2 किलोग्राम और आम को 5 किलोग्राम के लिए बुक किया जाएगा। डाक विभाग 24 घंटे के भीतर मुफ्त डिलीवरी जो है सुनिश्चित करेगा।
तो काश्तकारों और लोगों के लिए क्या लाभ है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। एडवांटेज ऑफ द कल्टीवेटर्स एंड पीपल्स, डोर स्टेप सुविधा पर ऑनलाइन बुकिंग और वितरण से खेती करने वाले किसानों को सीधी नए बाजार में मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। ग्राहकों के इन ब्रांडेड फलों को कीमत पर उनके दरवाजे पर पहुंचाने के लिए लाभान्वित किया जाएगा। तो प्रमुख बिंदु क्या है, देखिए की पॉइंट यहाँ समझिए। जिला कलेक्टर ने एक संचार आदेश जारी किया था जिसमें बताया गया था कि लीची के लिए लोडिंग पॉइंट या प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों को शाम 6 बजे से पहले अपने संचालन को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी और राज्य भर में अधिकांश आर्थिक गतिविधियों के समय सीमा भी तय की जाएगी। तो शाही लीची और को मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जयपुर, चेन्नई, आगरा जैसे दूर जगहों पर भी पेश किया जा रहा है, मतलब वहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अब शाही लीची के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, मैं मानता हूँ। तो क्या न्यूज़ है समझिए इस बात को। मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार के जिले के शाही लीची ने 2018 में भौगोलिक संकेत टैग अर्जित किया है और यह अपना अनूठी खुशबू और अतिरिक्त रसदार गुद्दे द्वारा अन्य किस्मों में से अलग है। सामान्य बीज से थोड़ा छोटा है। जर्दालू आम के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। 2018 में बिहार से कटारानी चावल और मगही पान सुपारी के साथ इसका जीआई टैग मिला। आम अपने पतले छिलके और सुगंध के लिए लोकप्रिय है और कुछ 40 बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए राज्य सरकार की वार्षिक उपहार सूची में इसका भी नाम है, जिसको वीवीआईपी भी बोल सकते हैं। तो वीवीआईपी शायद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल है। इसका वजन आमतौर पर जो है 220 किलोग्राम 250 मिलीग्राम के बीच होता है, ये ध्यान देंगे आप, है ना। ये गिफ्ट के रूप में दिया गया था, मैं वो बोल रहा हूँ, आप समझिए। ये जो है जर्दालू मैंगो का, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि लीची या जो भी है, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, तो 40 वीवीआईपी इसको प्रोवाइड किया गया था गिफ्ट के रूप में, जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी थे। बिहार में इसकी राजधानी कैपिटल आप देख लीजिए पटना है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, गवर्नर फागू चौहान। नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में है। अगली एसआरएस बुलेटिन रिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, तो इसके बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, तो न्यूज़ क्या है कि एसआरएस बुलेटिन जारी हुआ है जिसमें 32 में से राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर, एमपी सबसे खराब प्रदर्शन रहा और केरल ने एसटीसी लक्ष्य हासिल किया। ये इसका टाइटल है, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इस बात को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ क्या थी इस बारे में थोड़ा समझा जाए। देखिए बात क्या था कि 10 मई 2020 को भारत के रजिस्ट्रार जनरल ने अगर बात की जाए तो जनरल ने 2018 संदर्भ वर्ष के लिए एकत्र आंकड़ों के आधार पर अपना नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस बुलेटिन जारी किया है, जिसमें जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ने आईएमआर के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं और भारत और इसके राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 2018 का ये सारा डिटेल है। प्रति 1000 की आबादी पर दरों की गणना की जाती है, ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वर्तमान नमूना 2011 की जनगणना के फ्रेम पर आधारित है। नवीनतम जनगणना फ्रेम के आधार पर एसआरएस का नमूना हर 10 साल में बदल दिया जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा एसआरएस के बुलेटिन से गुजरते हैं जो आईएमआर से शुरू होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे समझना आपको ये है कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इकोनॉमिक्स मैंने अभी पढ़ा है डेवलपमेंट चैप्टर में, आप वीडियो में देख लेंगे। यह 1 वर्ष से कम उम्र की प्रति 1000 जीवित बच्चों की मृत्यु की संख्या है। राष्ट्रीय औसत कितना है, नेशनल एवरेज? भारत की शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 2017 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में बच्चों में 33 से 2018 में 32 तक बहुत सुधार हुई है। तो 2009-2018 में यह 50 से 32 तक घट गई है। 32 का वर्तमान आंकड़ा 1971 यानी 129 की तुलना में लगभग 1/4 है। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2009-2018 के बीच में ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट 55 से 36 हुआ है और शहरी क्षेत्रों के लिए 34 से 23 है। तो इसके प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 35% तो लगभग 32% की गिरावट हुई है शहरी क्षेत्रों में, है ना। तो आईएमआर के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु जो है हम लोग उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे लिए जरूरी भी है एग्जाम को लेकर, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे, है ना, 1 सेकेंड, या ओके। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू आईएमआर आर कोलैबोरेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए अधिकतम आईएमआर की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 48, कम से कम किस कहाँ है, नागालैंड में है 4। सबसे आईएमआर के सबसे बड़ी गिरावट वाला राज्य मिजोरम है जो 15 से 5 हुआ है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला केरल है 7 है। अच्छा, छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों में नागालैंड है, इन लोगों का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। यूटी के बीच सर्वश्रेष्ठ कलाकार यानी सबसे बेटर जो किया है यूटी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 9 है और मैक्सिमम अर्बन रूरल डिफरेंशियल किसके बीच में है, मध्य प्रदेश ग्रामीण आईएमआर के साथ 51वां और शहरी आईएमआर के साथ 32वां स्थान पर है, ये ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी पर ध्यान देते हैं, ध्यान दिए जाने वाले कुछ बिंदु हैं जैसे केरल
एक अंक में अगर बात की जाए, पहले तो हम लोग ये समझते हैं, 1 सेकेंड, या देखिए बात समझिए। उच्चतम जन्म दर जो है बिहार में है 26.2, सबसे कम जन्म दर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है ना। ये चीज़ आप थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन एक मुद्दा मुझे बताना था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए SRS के बारे में आपको क्या जानकारी है, पहले समझिए। भारत के राष्ट्रीय जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के बारे में कुछ जानकारी लीजिए। गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर विवेक जोशी के तहत काम करती है। तो देखिए SRS के बारे में थोड़ा जानिए। 1964-65 में कुछ राज्यों में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पायलट आधार पर शुरू किया गया था ये प्रोग्राम, और ये 1969-70 के दौरान पूरी तरह से चालू हो गया। ये राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करने के लिए एक जनसांख्यिकी सर्वेक्षण है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब जून वाले में हम लोग देखेंगे। तो न्यूज़ क्या है कि सेंटर अप्रूव्ड फंड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन ओडिशा, मेघालय, असम एंड बिहार। ठीक है, मैं जून की करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका हिंदी क्या हुआ? केंद्र ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धन स्वीकृत किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो न्यूज़ है, अभी न्यूज़ भी आया था कि सेंटर अप्रूव्स 1829 करोड़ फॉर जल जीवन मिशन महाराष्ट्र के लिए, ऐसा न्यूज़ भी आया था। तो जल जीवन मिशन JJM के बारे में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई तर्ज पर, जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। तो पहले ओडिशा, मेघालय, असम और बिहार के लिए जल जीवन मिशन के लिए कार्यान्वयन के लिए धन की मंजूरी दी है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल को उसी के लिए धन आवंटन प्राप्त हुआ। अब इस योजना को अन्य राज्यों के लिए आगे बढ़ाते हुए केंद्र ने अब निम्नलिखित राज्यों को फाइनेंशियल ईयर, यानी जो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए धन स्वीकृत किया है। ये ध्यान देंगे। तो न्यूज़ एक आया था बहुत इंपॉर्टेंट, जो सुनने में भी अच्छा लगता है, कि केंद्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के लिए कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है। तो अभी न्यूज़ क्या है कि देखिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में पेयजल और स्वच्छता विभाग को 2020-21 के लिए वार्षिक कार्य योजना के आधार पर 2020-21 के लिए महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 1829 करोड़ रुपए के वित्त पोषण को मंजूरी दी है, ऐसी न्यूज़ आई थी। तो लक्ष्य इसका क्या था कि राज्य ने 2023-24 तक राज्य के सभी घरों में 100% नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है, ऐसा लक्ष्य है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि महाराष्ट्र की योजना 2020-21 में है ना 31 ये ध्यान देंगे आप, कितना है 31 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 31.30 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की है। महाराष्ट्र में 1.42 करोड़ ग्रामीण घरों में से 53.11 लाख परिवारों को पहले से ही नल के कनेक्शन मिल चुके हैं। राज्य में 285.35 करोड़ रुपए, सॉरी फॉर दैट, या 1 सेकेंड, या राज्य में जो है 285.35 करोड़ रुपए का बकाया है। और यह बताता है, ठीक है, ये क्या बताता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है कि केंद्रीय आवंटन और एक मिलान वाले राज्य के हिस्से के साथ उपलब्ध कुल निधि 3,908 करोड़ रुपए होगी। कितना होगी? 3,908 करोड़ रुपए जो है होगी। ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्योंकि हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आगे थोड़ा जानते हैं। अभी क्या है कि इसके अलावा 15वें आयोग ने 5,827 करोड़ रुपए जो है अनुदान आवंटित किया, जिससे पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के अलावा स्वच्छता जो है के रूप में जो है और खुले में शौच से मुक्त ODF स्थिति के रखरखाव पर खर्च किया जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ न्यूज आई थी और काफ़ी छाई भी हुई थी। ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब थोड़ा सा हम लोग कुछ मुद्दों पे थोड़ा बात करते हैं क्योंकि थोड़ा हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, देखिए समझिए बात को। ओके, अभी क्या है कि मेघालय के लिए भी जो है जल जीवन मिशन के थ्रू जो है, उड़ीसा के लिए तो हम लोगों ने देख लिया, मेघालय के लिए भी जो है आवंटित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या आया था जो बहुत छाया भी था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना है कि सेंटर अप्रूव्स ₹1,407 करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन असम ड्यूरिंग 2020-21 यानी 2020 और 21। तो केंद्र ने 2020-21 के दौरान असम में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 1,407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो देखिए केंद्र सरकार ने किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा बात को समझिए डिटेल से। ठीक है,
देखिए केंद्र सरकार का एक अभी मुद्दा भी आया था और उन्होंने बोला भी था कि केंद्र जो है 2020-21 के दौरान असम में जेजेएम के लिए कार्यान्वयन के लिए 1407 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। आसाम ने 2020-21 में कुल 63 लाख घरों में से 13 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन देने की योजना बनाई थी, है ना। तो ये कुछ न्यूज आई थी और साथ ही साथ ये भी बताई गई थी, यार थोड़ा ध्यान देंगे कि राज्य ने प्राथमिकता के आधार पर कमजोर और सीमांत वर्गों से जुड़े सभी शेष परिवारों को तुरंत घर नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। और मैं अभी बनाई है बोल रहा हूं, चूंकि बनाई थी, ये कुछ पहले की बात थी, हालांकि अभी ये प्रोग्राम चल भी रहा है तो हम बनाई ही बोलेंगे। तो बिहार में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने, अगर मैं बिहार की बात करूं, ठीक है, तो 1832.66 करोड़ रुपए का आवंटन किया केंद्र ने। बिहार में 2020-21 के दौरान जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए 1832.66 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए, और खर्च क्या किए गए, इसके लिए आवंटित किए गए। बिहार 2020-21 में शेष 1 करोड़ 50 लाख घरों में नल कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे, और इसलिए राज्य में 2020-21 तक कार्यात्मक नल जल कनेक्शन वाले सभी परिवारों का 100% कवरेज होगा। और जल जीवन मिशन को राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। जैसे गाँव में हर घर को 224 तक परिसर में FHTS सक्षम बनाया जा सकेगा, यानी नल से समृद्ध बनाया जा सकेगा। अब थोड़ी एक चीज़ समझना है जो आपको मैं बताना भी चाह रहा था कि जेजेएम के बारे में, क्योंकि ये जानकारी लेनी जरूरी है कि जेजेएम क्या है। देखिए इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन IPCD के स्तर पर पानी पीने योग्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आश्वासन देना। ये एक मिशन है जो एक लक्ष्य के रूप में सभी राज्य अपनी कार्यान्वयन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर की समिति पेयजल और स्वच्छता विभाग सरकार की अध्यक्षता में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अनुमोदन के लिए सारा काम हो रहा है। तो मिशन का अनुमानित परिव्यय जो है 3.60 लाख करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र और राज्य का 2.8 करोड़ रुपए जो है केंद्र का होगा, और 2.8 लाख करोड़ रुपए ये किसका होगा, ये स्टेट का होगा, राज्य का, और 15.5 लाख करोड़ रुपए ये सेंटर का होगा। ये ध्यान देंगे आप। तो ऐसी कुछ न्यूज़ थी। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके बारे में भी हमें जानकारी लेना है। अरुणाचल प्रदेश प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू और रूरल हाउस होल्ड बाई मार्च 2023। तो वैसे न्यूज़ आई थी, है ना। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस न्यूज़ में क्या है पहले समझिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश मार्च 2023 तक सभी को नल कनेक्शन प्रदान करेगा, अपने यहाँ के जो नागरिक हैं। 2 जून 2020 को अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने अरुणाचल प्रदेश की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत राज्य को 2023 तक राज्यों के सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। हाईलाइट क्या है समझिए इस बात को। तो योजना को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 255 रुपये अतिरिक्त धनराशि के रूप में स्वीकृति की है, और राज्य सरकारों ने उनकी उपलब्धियां अगर बात करें उसके आधार पर अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाती है। हालांकि वार्षिक योजना के तहत राज्य सरकार 2.18 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को 77,000 नल कनेक्शन प्रदान करना है। अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। योजना के तहत संस आदर्श ग्रामीण गाँवों को प्राथमिकता दी जानी है। और योजना क्या है, बात समझिए, योजना क्या है इसको समझिए। हालांकि मैंने जेजेएम को लेकर डिस्कशन कर लिया है, ये कोई नई नहीं है, पिछली में भी हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो क्या है कि, तो ये है कि योजना को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 255 रुपये अतिरिक्त धनराशि के रूप में स्वीकृति की है, मैंने बता दिया। हालांकि ध्यान देना है कि अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि मुख्य चुनौती कठिन पहाड़ी इलाकों में पानी बिछाने की है। तो ग्रामीण समुदाय के सक्रिय भागीदारी के साथ ग्राम कार्य योजना बनाई गई है। तो बेरोजगार युवाओं की नलसाजी, फिटिंग, चिनाई और बिजली कौशल में प्रशिक्षित किया जाना है, और इसे प्रशिक्षित मानव संसाधन के एक पुल के रूप में किया जाना है, जो कि ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध है। अब फंड की बात की जाए, देखिए मैंने जेजेएम के बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है, इसके बारे में मैं दोबारा नहीं करूंगा। योजना देखो फंड के बारे में बात की जाए तो फंड के बारे में समझना है कि इस फंड को लेकर मिशन की कार्यान्वित करने के लिए पीने के पानी को दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मौजूदा पेयजल स्रोतों को मजबूत करना है, ठीक है। और स्वच्छता भारत मिशन मनरेगा CAMPA, ठीक है। तो स्थानीय क्षेत्र विकास निधि जैसे कई कार्यक्रम को एकीकृत किया गया है। साथ ही वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्य को 231 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं, है ना। तो यही ध्यान, तो इस कल वाले वीडियो और आज वाले वीडियो मिलाकर मैंने 2020 जनवरी से लेकर जुलाई 2020 तक, जून 2020 तक मैंने करंट अफेयर कंप्लीट कर दिया है। 1-2 दिन बाद मैं जो है जुलाई अगस्त वाला भी वीडियो बना दूंगा करंट अफेयर का। मुझे उम्मीद है कि आपकी अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।